थायराइडिज्म की जो गाइडलाइंस हैं उसमें डिफरेंट सिचुएशंस पे उसकी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो उसमें प्री कंसेप्शन, ड्यूरिंग कंसेप्शन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। तो इसलिए जो है वो उसमें आप उसको कैसे मैनेज कैसे करोगे, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी रिगार्डिंग मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड द डोज टाइट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वन बाय वन आप इसको डिफरेंट आपके सिनेरियो जो है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो। जी अफशीन। मैडम एक जो वो पास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि पेशेंट 11 वीक्स पे प्रेग्नेंट है एंड नॉजिया वॉमिटिंग एंड TSH इज 4 हम्म। TSH is 4। and T4 is mildly raised and हम्म। T3 is normal. Patient is एंड at T3 is normal। G and patient is at 11 weeks with हम्म। nausea, vomiting and हम्म। warm hands. ओके। सो व्हाट इट इज, सबसे पहले तो आपका होता है डायग्नोसिस, यानी TSH इसका 4 दे दिया, T4 माइल्डली रेज्ड है, T3 इज नॉर्मल। तो सबसे पहले तो आपका डायग्नोसिस होता है। ये एग्जाम में आया था क्या? जी मैडम ये ओके। 2024 में यह आया था। ओके। तो डायग्नोसिस आपका क्या इसमें बनता है सबसे पहले? मैडम इसमें ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड। नो, इट्स नॉट सब क्लिनिकल। बेसिकली आपने सबसे पहले तो रेफरेंस रेंज देखनी होती है। ठीक है ना? रेफरेंस रेंज जो है वो उसमें व्हाट इज द रेफरेंस रेंज इन प्रेगनेंसी? मैडम क्या ये 2.5। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से फर्क होती है? जी मैडम हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 2.5 तक होती है और सेकंड और थर्ड में 3 तक होती है। ओके। सो आप इसको कह सकते हो कि ये माइल्ड, मतलब उस तरह से फुल ब्लॉन सब क्लिनिकल वाला उसमें सिनेरियो नहीं वो होता, उसकी रेंज लिमिट वो नहीं है। लेकिन इसमें जो आपका जो वैसे सिनेरियो बनता है, नोजिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी, और माइल्ड इसका TSH रेज्ड है और T4 माइल्डली रेज्ड है और T3 नॉर्मल है। So what do you think it could be? Would you label it as mild subclinical, या इसको जेस्टेशनल, या क्या आप इसको लेबल करोगे? मैडम इसके लिए तो हमें मजीद इन्वेस्टिगेशंस चाहिए होंगी लाइक हमें मसलन। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज रिक्वायर्ड होंगी। ओके। फिर हम अपना डायग्नोसिस बना सकेंगे। ठीक है। और, और थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के साथ आपका क्या बनेगा? मैडम अगर तो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं तो हम्म। हमारा जो है वो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड बनेगा। और अगर ओके। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज जो है वो नेगेटिव आएंगी तो हम्म। फिर लेस लाइकली है कि ये कन्वर्ट होगा टू हाइपोथायराइड जिसके लिए हम सिर्फ फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ। तो अगर ये फर्ज किया थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाती हैं और आपने इसको लेबल कर दिया सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, वुड इट चेंज योर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बाय डूइंग द थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज? मैडम हमें ज्यादा मॉनिटरिंग करनी होती है फिर 4 वीकली हमने जो है वो TSH के लेवल्स जो है वो करने होते हैं। एंड इन केस ऑफ नेगेटिव? मैडम तब हमने जो है वो 6 to 8 वीकली करते हैं। मतलब हमारी मॉनिटरिंग जो होती है वो कम हो जाती है उसमें। इन द नेगेटिव? जी मैडम। इसका जो कन्वर्शन है, ये अब अगर फर्ज किया ये आपने पॉजिटिव के साथ TP एंटीबॉडीज आपने पॉजिटिव कह दी और ये सब क्लिनिकल आपने इसको लेबल कर दिया, तो इस पॉजिटिव के साथ व्हाट वुड बी द कन्वर्शन रेट फ्रॉम सब क्लिनिकल टू ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म? मैडम ये इंक्रीज रिस्क होता है परसेंटेज नहीं। हम्म। हम्म। increased risk is increased with the TPO antibodies positive and with what else? एंड मैंने एंटी TPO थायरोग्लोबुलिन। antibodies एक रिस्क फैक्टर है उसके ओवर्ट में कन्वर्ट होने का, लेकिन और क्या एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो इस पेशेंट में नहीं है? मैडम जो प्रीवियस ऑप्स हिस्ट्री जैसे लाइक हाँ। अगर जो मिसकैरेजेस होंगे तो वो फिर मोर ठीक है। लाइकली और? रिस्क है। कोई हाँ। इंट्रा यूट्राइन डिमाइस। हाँ। और मैडम फैमिली हिस्ट्री हमें प्रोब हाँ। करेंगे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये फेमिलियल भी होते हैं हाइपोथायराइड। हाँ।
और and एंड इम्पॉर्टेंटली द लेवल ऑफ टीसीएच इन द करंट प्रेगनेंसी, अभी आज के दिन पे जो उसका टीएसएच लेवल है वो कितना है, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जी मैडम। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर वुड बी द पॉजिटिविटी ऑफ एंटीबॉडीज, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऑटो इम्यूनिटी है तो उसने एग्रीवेट ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो टीएसएच लेवल हैं, अगर इफ इट इज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ट्राइमेस्टर वाइज जो स्पेसिफिक उसका लेवल्स है उससे ज्यादा है, तो एंड स्पेशली इसमें जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है ना, वो नियर टू द 10 जो जी है इसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड स्टिल इट वुड बी लेबल्ड एज सब क्लिनिकल, क्योंकि अगर आप फिजिशियन से बात करो तो फिजिशियन कहते हैं कि सब क्लिनिकल हम लेबल करते हैं टिल द टाइम टिल द टीएसएच लेवल इज 10, उस पर वो ट्रीट भी नहीं करते। बट द सिनेरियो ऑफ प्रेगनेंसी इज टोटली डिफरेंट, कि उसमें अगर टीएसएच अगर 10 पे पहुंच जाता है और फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल अपर लिमिट फॉर दैट ट्रिमेस्टर से लेके 10 तक किसी भी रेंज में, तो उसमें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये अपर लिमिट जो है वो उस तक पहुंचता है, यानी सपोज अगर ये 0.3 से लेके 4 तक भी नॉर्मल लिमिट हो जो नॉन प्रेग्नेंट में होती है, तो 4.5 तक कुछ नहीं, लेकिन 4.5 से लेके 10 तक रिस्क बढ़ जाएगा इवन इन द प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड। ये प्री जी कंसेप्शन पे भी उतना ही अप्लाई होता है, दो दैट टीएसएच लेवल विल डिक्रीज अंडर इफेक्ट ऑफ एचसीजी इन प्रेगनेंसी एंड स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो अब इसमें सिनेरियो ये है कि TSH इज 4 विच इज माइल्डली अबव द अपर नॉर्मल रेंज ऑफ TSH फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जी एज मैडम। शी इज एट 11 वीक्स। तो इसको हम माइल्ड सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म तो बोलेंगे इवन इफ द एंटीबॉडीज आर नेगेटिव बिकॉज TSH लेवल रेज्ड है इसमें। जी मैडम। लेकिन इसमें हमें बहुत नॉट अभी ट्रीटमेंट की ऐसा जरूरत नहीं है बिकॉज T4 इज माइल्डली रेज्ड, ठीक है ना, वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। इसमें अगर फर्ज किया TSH जो है वो भी कम होता और T3 इसका नॉर्मल है, ठीक है ना, T3 बेसिकली अब अगर हम इसको जेस्टेशनल हम तब कह सकते थे नोजिया वॉमिटिंग के साथ है, सो अगर T3 भी रेस्ट होता तो इसलिए हम इसको जेस्टेशनल नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम सब क्लिनिकल ही बोलेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये माइल्डली सब क्लिनिकल है। सो बट इन अब ये टीपीयू एंटीबॉडीज के साथ नेगेटिव पॉजिटिव उसकी स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बट स्टिल शी वोंट नीड एनी थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट एट द मोमेंट बिकॉज T4 इज ऑलरेडी रेज्ड। जी अब मैडम। इसमें अगरचे हमारा एम होता है TSH को 2.5 तक लेके आना, और वो ज्यादा हमारा क्रूशियल टाइम पीरियड होता है बिटवीन 5 to 8 weeks ऑफ gestation, दैट टाइम पीरियड हैज पास बट स्टिल शी इज इन द क्रिटिकल फेज ऑफ प्रेगनेंसी जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और ये सब चीजें डेवलप हो रही होती हैं। तो इसमें हम सिर्फ अभी मॉनिटरिंग करेंगे इस पेशेंट में। अगर ये एग्रेवेट करता है आफ्टर 4 वीक्स, मिनिमम इसको 4 वीक्स के, क्योंकि TSH इज ऑलरेडी 4, और अगर ये TSH और बढ़ जाता है तो देन वी कैन कंसिडर टू स्टार्ट विद द वेरी लो डोज ऑफ थायरॉक्सिन, लेकिन इसमें T3 T4 को हमें देखना पड़ेगा। और ये जो T4 है दैट दैट शुड नॉट बी द टोटल T4, टोटल T4 हम इतना इंडिकेटिव नहीं होता फॉर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, थ्री रादर टी इट फोर शुड बी फ्री लेवल्स, ठीक है। फ्री लेवल वो हैं जो अपना अल्टीमेटली जो इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं, प्रोटीन बाउंड नहीं होते। तो इसलिए जो है वो इसमें हमें फ्री वाले लेवल जो हैं वो वी शुड आस्क फॉर इट, नॉट द टोटल T4। टोटल T4 की फिर इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमने अभी स्क्रीन करना है, इसको ऑनवर्ड हम मॉनिटर करते जाएंगे, और एंटीबॉडीज पॉजिटिव की सूरत में ये जो मॉनिटरिंग है ये चलेगी ऑनवर्ड भी। तो 20 वीक्स तक तो एज यू ऑल नो कि इसमें हमारी मॉनिटरिंग थोड़ी सी फ्रीक्वेंट होती है और उसके बाद कम। अगर ये स्टेबल रहता है तो फिर इसमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली बाय मूविंग इनटू द सेकेंड ट्राइमेस्टर TSH लेवल वैसे ही स्लाइटली रेज हो जाता है, दिस इज एट इट्स मिनिमम इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इज इट क्लियर? जी मैडम। ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें अब जो बेसिकली
जो डिपेंड करता है इसकी ट्रीटमेंट। इसमें जैसे TSH4 है तो इसमें और फर्ज किया उसके प्रीवियस बेबीज कोई हैं, IQ लेवल कम है या वो सारी कुछ चीज़ें हैं, देन यू कैन कंसिडर द वेरी स्मॉल डोज ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप एन आई ऑन द TSH और वो सारा कुछ कि उसमें एक लेवल से नीचे ना गिरे, क्योंकि इसमें जो लोएस्ट लिमिट होगी वो 0.1 होगी। उससे नीचे अगर जाएगा फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उससे नीचे अगर जाएगा तो आप फिर हाइपर थायराइडिज्म वाली स्टेट को क्रिएट कर रहे हैं बाय गिविंग द थायरॉक्सिन। एंड जो हाइपर थायराइडिज्म वाली स्टेट है दैट इज आल्सो डेंजरस फॉर द बेबी। उसमें भी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक ऑटिज्म। तो उसमें और लो परफॉर्मेंस, IQ परफॉर्मेंस, ये चीज़ें भी उसके साथ भी एसोसिएटेड होती हैं, दो मोर सो विद द हाइपोथायराइडिज्म। और उसके फिर अपने कुछ सिनेरियोज हैं हाइपर के उसमें अबॉर्शंस और प्री टर्म लेबर और स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एंड ऑल दैट। चलें जी, अब हम दूसरे सिनेरियो पे मूव ऑन करें। और इफ एनी क्वेरी लेफ्ट इन दिस केस। तो मैडम हम जो है वो उसको 6 to 8 वीक्स ही करते हैं जिनका नेगेटिव होता है। इसमें जो नेगेटिव है उसको 6 to 8 वीक, लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो उसके चूंकि प्रोग्रेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं वो बिकॉज इट्स अ 4 रिस्क वीक। फैक्टर। तो उसमें फिर 4 to 6 वीक्स आपको करना चाहिए। ठीक है ठीक है। मैडम। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड केस। मैडम वो सेकंड ये था कि पेशेंट इज प्रेग्नेंट और उनकी जो हिस्ट्री में ये था कि मदर की TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं। तो अब ओके, आप इनको कैसे जो है वो लेके चलेंगे। पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट? Patient is pregnant and now she is हाँ। came at booking and हम्म। her thyroid peroxidase antibodies are positive. ओके, इसमें बाकी लेवल्स नहीं बताए हुए? नहीं मैडम, और ये पेशेंट की मदर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, TPO। पेशेंट की अपनी मदर की पॉजिटिव, यानी जी वो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसकी अपनी मदर की TPO जी पॉजिटिव है? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब इस सिनेरियो से आपको क्या समझ आता है? मैडम हमें इसमें फैमिली हिस्ट्री है तो फिर हम वो जो है वो स्क्रीन ही करेंगे हम। फेमिलियल जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डेफिनेटली इसमें हो सकती है। ठीक है, हाँ जी। ऑटो तो एंटीबॉडीज, ठीक है। मैडम हम इसमें सिर्फ स्क्रीन करेंगे एंटीबॉडीज को, हाँ जो पेशेंट में, और TSH का लेवल करवा लेंगे एट बुकिंग पे। हाँ, ठीक है। तो पेशेंट का TPO, क्योंकि हम अमूमन TPO को, एक मिनट बेटा जरा फोन सुन लूं मैं।
अच्छा जी, ठीक है। पेशेंट का हमने टीपीओ करवा लिया और उसके अलावा उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लिए, देन व्हाट? मैंने फिर उनके टेस्ट के रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर टीएसएच हम्म। हमारा नॉर्मल रेंज में आता है, लाइक 2.5 से कम आता है, तो हमने हम्म। स्क्रीन पे कर लिया, तो फिर हम रेगुलर एंटीनेटल केयर करेंगे। पर अगर ओके। पेशेंट का जो है वो फिर जैसे 2.5 से अबव आता है, टिल 4 आता है, तो फिर हम पेशेंट को जो है वो टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, तो फिर वैसे ही जैसे हमने पहले पेशेंट का किया है कि हम मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर उनकी नेगेटिव। ओके, ठीक है। पॉजिटिव आता है तो थायराइड फंक्शन ठीक आते हैं तो कुछ नई रूटीन एंटीनेटल केयर। थायराइड फंक्शन में कोई मसला आता है तो प्रेफरेबली स्टार्ट थायरोक्सिन इन द मिनिमम लोएस्ट डोज, जी मैडम। क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन के चांसेस काफ़ी होंगे। ठीक है। तो दिस विल बी द होल स्टोरी इन दिस केस, कि इसमें हमने इसके चूंकि फेमिलियल हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, सो यू विल गो फॉर द सेम टेस्टिंग इन द पेशेंट हर सेल्फ, और उसके बाद फिर उसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे अकॉर्डिंगली थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड देन गो अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो बेसिक इसमें जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो वही होगी जो हम बाकी सारे केसेस पे अप्लाई करते हैं। जी मैडम। ठीक है? जी। और अगला एक केस। मैडम ये केस ये था कि है लेडी 20, ये वैसे फिर कभी आया था, 28 years old, ग्रेविडा 2 para 1 at 22 weeks of gestation, came to हम्म। antenatal OPD with complaint of easy fatigability and hair changes. She is a known case of hypothyroid. This is हम्म। a structural discussion. ओके, तो ये अब ओवर्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है। जी मैडम। क्या? और 22 वीक्स पे है पेशेंट। 22 वीक्स पे है, ग्रेविडा पैरा कुछ नहीं पता। ग्रेविडा 2 para 1 abortion 0. ओके ओके, ठीक है। तो अब इसको जरा मुझे बताइए कि अब ये स्ट्रक्चर डिस्कशन बेसिकली जी वही शुरू होगी, एवेल्युएशन, डिटेल एवेल्युएशन बाय हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड देन जी फाइनली मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, ये सारा कुछ। तो इसको जी जरा मैडम। थोड़ा सा आप डिटेल में कर लो क्विकली, कि इसमें जो साइन सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, व्हाट यू विल लुक फॉर इन दिस पेशेंट, मतलब हिस्ट्री में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट जी। होंगे इसमें। Okay, madam. First of all, I will introduce myself to the patient, then I will reconfirm the given details. After that, I will ask the remaining demographic details. Then I will ask the onset of hypothyroidism, with the when she was diagnosed, and on which test she was diagnosed, and is she have been regularly monitoring her thyroid test. Has she been seen to endocrinologist, and when was her last visit to her endocrinologist, and did she had preconceptional counseling to from her physician, and what were the levels, if she that did it at the preconception or at booking, हाँ। and ठीक है। was there any, is there any history of any weight gain, constipation, dry hairs, dry skin is present now, or not in the patient. And I will also, then I will ask for any past any comorbidities like diabetes, blood pressure, hypertension, asthma, tuberculosis, or any other autoimmune disease is present or not in the patient or in the family, or हाँ। any other family member is suffering from hypothyroid or not. And हाँ। madam, and I will also inquire any previous history of surgery and previous ops, that was it uncomplicated ops, and did and her baby is fine. Is he suffering from any neurodevelopmental delay or not? And what was the mode of delivery of that baby? And after that, I will ask about her regular cycles and contraception, and any drug she is taking, levothyroxine, at what dose she is taking, and हाँ। any other drug she is taking or not, like tonic, and any she has any drug allergy, any history हाँ। of smoking, alcohol, or cocaine is present. Then I will हाँ। ask about that. It was a after of her current pregnancy, that was it a spontaneous conception, ovulation induction, was is she taking folic acid or not, did she had thyroid test at booking or other investigations and blood test at booking, and did she had a Down syndrome screening at 12 weeks or in dating scan, and did she took and tonics and vitamin D and calcium, and did she had any visit to her endocrinologist
gynecologist during her pregnancy and her detailed anomaly scan at 21 weeks. ओके, ठीक है। और आप उससे क्या पूछोगे? Madam, regarding the history, एंड वो ठीक है, वो हिस्ट्री का तो सारा पूछ लिया, बट madam, examination. अच्छा ठीक है, वो वैसे देखने वाली चीज है, पूछने वाली नहीं। लेकिन इसमें हिस्ट्री में आप ये जहाँ पे आपने डोज पूछी, आप वहां उससे ये जरूर पूछोगे कि डोज में कोई कमी बेशी उसने की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ना की। जी मैडम। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या वही जो डोज वो पहले से ले रही थी, क्या वो उसने कंटिन्यू की, फिर उसने अपने डॉक्टर को कब दिखाया कि उसने कोई डोज एडजस्ट की या ना की, जी मैडम। लास्ट लेवल उसके कब के हुए हुए थे, और वो क्या रेंज थी, इफ शी कैन रिमेम्बर और यू कैन सी हर रिपोर्ट। हाँ जी, ये मैडम पूछा है मैम। ठीक है, चलो जी एग्जामिनेशन। Madam, in her examination, I will do her general physical examination, which will include the body mass index and the blood pressure, respiratory rate, temperature, pulse, and I will look for thyroid. And बॉडी मास इंडेक्स क्यों पूछोगे? मैडम, क्योंकि हमने डोज को एडजस्ट करना होता है ना ओके, अकॉर्डिंग टू द वेट। ठीक है, ठीक है। और Madam, and I will look for the thyroid. I will inspect the thyroid. If it seems to be enlarged, I will do the percussion of the thyroid, and I will check for the thyroid fluid. And after that, I will check for the pallors and any jaundice or lymph nodes enlarged or not. And I would look for the skin that the patient had a dry skin, or there are in these patient eczema is present. And after that, I will do that per abdominal examination, in which I will see that abdomen on any stria, linea nigra, previous scar mark is present or ट्राया not. नाइग्रा निग्रा, ये वो सारा कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस ठीक है, विजिट abdomen is से। soft, ठीक है। non-tender, abdomen is soft, non-tender in the physiofundal height, and I will see on बस the फीटल abdomen. हार्ट साउंड, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ आगे। जी मैडम, वो 22 वीक्स में था तो इसलिए फीटल हार्ट्स नहीं। ओके, हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, फीटल हार्ट। और ठीक है। मैडम, आई विल चेक फॉर द एडीमा, क्योंकि इन पेशेंट्स हम्म, में नॉन पिटिंग एडीमा होता है ठीक है, हाइपोथायराइड में, तो आई विल ठीक है। चेक फॉर। हाँ, अच्छा फिर आगे अब टेस्ट क्या करवाओगे? हाँ जी मैडम, आई विल। आपका जो सिनेरियो है ना, वो सिर्फ हिस्ट्री तक ही है कि उसको थायराइड हो गया और वो 22 वीक्स पे आई है, बस। जी मैडम। ठीक है। मैडम, अब मैंने, क्योंकि पेशेंट नॉन केस ऑफ हाइपोथायराइड है, तो मैं प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस मांगूंगी कि उनकी हम्म, एंटीबॉडीज हुई है कि नहीं हुई हुई ऑलरेडी। और अब मैं पेशेंट के लास्ट टीएसएच लेवल और फ्री T3 फ्री T4 लेवल्स है वो कब हुए थे, और वो हम्म, उनके लेवल्स क्या थे, और अगर वो हुए हुए हैं 4 वीक से ज्यादा या वो उन्होंने पहले, तो फिर मैं रिपीट करवाऊंगी अपने टीएसएच और फ्री T3 T4 डिपेंडिंग अपॉन माय द इन्वेस्टिगेशन हम्म, रिपोर्ट। ओके, और मैडम, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस तो भी मैं करवाऊंगी जो हम हर एंटीनेटल पेशेंट में करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड ठीक है, काउंट, ठीक है, वो ब्लड। बेसलाइन तो हाँ ठीक है। और जी। और मैडम, एनॉमली स्कैन, आई विल आस्क एंड डेटिंग एन एनॉमली स्कैन। हम्म, ठीक है। अच्छा, इसमें सपोज उसका जो टीएसएच लेवल है पेशेंट जी। का आ जाता है 6, ठीक जी है, मैडम। 22 वीक्स पे, TSH इज 6, T4 लेवल, फ्री T4 लेवल इज नॉर्मल, बस। T3 की तो अभी जरूरत नहीं है, T3 तो आप ठीक है सिर्फ मैडम। डिफरेंशिएट करते हो जेस्टेशनल हाइपोथायरायडिज्म फ्रॉम द ओवर्ट हाइपोथायरायडिज्म। ठीक है, तो इसको जो है वो TSH 6 के साथ, T4 नॉर्मल के साथ, अब आपकी मजीद आगे अब स्ट्रेटजी क्या होगी? एनॉमली स्कैन इज ओके, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आर ऑल ओके, एंड TPO इज नेगेटिव, ओके मैडम। अब एंड द पेशेंट सेज कि उसको वो 75 माइक्रोग्राम ले रही है पिछले 1 साल से, और उसने ओके मैडम। प्रेगनेंसी में जो है वो डोज इंक्रीज नहीं की, क्योंकि उसके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने कहा था कि चूंकि ये भी विद द नॉर्मल लिमिट है ऑफ, नॉट विद द प्रेगनेंसी रेफरेंस ले, लेकिन वैसे ही जनरली कि ये चूंकि नॉर्मल रेंज में है तो डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम।
Madam, first of all, I will counsel my patient regarding her reports. I will tell that the TSH is mildly raised, and I will involve the multidisciplinary team with the liaison of endocrinologist. I will increase the dose of the patient, which will be 25% approximately, and but with the shared decision of the endocrinologist. And after that, I will tell that my patient about the risk factors that she can have to her and her to the baby. The fetal risk include that miscarriage, intrauterine growth retardation, stillbirth, and cretinism. Neonatal cretinism can occur if the thyroid stimulating hormone is not in a normal range. And in mother, हम्म she can have increased risk of hypertension, increased risk of preterm labor, and due ओके, to आपने सारी कॉम्प्लिकेशन का उसको बता दिया कि ये मसला हो सकता जी है, जी और मैडम इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग और डोज को एडजस्ट करना कितना जरूरी है। जी मैडम ये हाउ यू विल मेक इट पॉसिबल कि ये डोज 25% बढ़ जाए, जो आपने उसको सजेस्ट की। अब एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉट ट्रीटिंग हर रेज्ड टीएसएच एंड the hypothyroidism, which is now in the subclinical stage, because rather we can say that not the adequate optimum control of the hypothyroidism, as she is a non-hypothyroid patient जी and for मैडम long she is on thyroxine. And for the last 1 year, the dose has not been changed, not even in the pregnancy. जी मैडम Hmm. मैडम, तो हम जो है वो इनकी डोज को 100 माइक्रोग्राम, जो है वो 75 माइक्रोग्राम है, तो इसका 25% में हम इनकी अप्रोक्सीमेटली इनकी डोज को 100 माइक्रोग्राम डेली कर देंगे या फिर ये होता है कि वीक में 2 डेज जो है आप डोज को डबल कर देते हैं। This formula basically stands true for when the patient is in the first trimester, लेकिन अब ये है 22 वीक्स पे, तो वो जो 25% वाला है वो ज्यादा एप्लीकेबल है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहां पे टीएसएच को 2.5 तक होना चाहिए। अब इसमें टीएसएच की जो अपर रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, या आप कह लो आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है, क्योंकि उसमें एचसीजी का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, और बाकी जो उसके जो रिक्वायरमेंट्स या वो सारी जो है वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द ऑप्टिमम जो है उसका आप कैसे इसको करोगे? 25 मैडम हम माइक्रोग्राम आपने कहा कि कर देंगे, लेकिन इसमें इसके अलावा ज्यादा बेहतर क्या है? क्योंकि जब आपने मुझे बीएमआई की वजह बताई थी तो आपने कहा था मैंने इसके हिसाब से इसकी डोज एडजस्ट करनी है। मैडम वेट के हिसाब से भी हम करते हैं। वेट वन, वो जो उसके हम्म। वेट के अकॉर्डिंग उतनी हम डोज कर तो देते हैं वन। जो पेशेंट आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आया, 20 वीक्स के बाद आया, वहां पे ज्यादा बेहतर असूल ये है कि उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप उसकी डोज को इंक्रीज करें। ठीक है और मैडम। चूंकि इसका इसका है जो 75 माइक्रोग्राम ले रही थी, जो बहुत ज्यादा डोज नहीं है, तो इसमें हमें डोज इंक्रीज करने की जरूरत थोड़ी सी रिलेटिवली कम होगी उस पेशेंट की निस्बत जिसकी ऑलरेडी जो डोज ले रही है वो ज्यादा है। तो इसमें ठीक हम है कितनी डोज बढ़ाएंगे इसकी? सपोज मैडम। ही इज 70 kg वेट एट दिस टाइम, क्योंकि देखो बीएमआई तो हम प्री प्रेगनेंसी वेट के हिसाब से निकालते हैं ना, और जी बीएमआई पे हम नहीं कैलकुलेट करते डोज। बीएमआई इज फॉर अदर रीजन, उसकी और वजूहत है। लेकिन इस वक्त हम इसका जो एक ओवरऑल जो बॉडी वेट है इस जेस्टेशन पे, इस टाइम पे, हमने उसके हिसाब से उसकी डोज कैलकुलेट करनी है। सो शी इज 70 kg नाउ। मैडम 70 kg में वन हमें माइक्रोग्राम पर केजी होता है, तो वो तो फिर मिनिमम 70 1 से मिनिमम। 1.2 हाँ जी। माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। हाँ जी। तो मैडम वो तो ठीक फिर है, ये ले रही है। नहीं, ये डोज इंक्रीज है बेटा, ये डोज इंक्रीज है। ठीक है, इसमें अच्छा हाँ टोटल जो है ना, ये तकरीबन इसकी बन जाएगी, अगर आप इसको 1.2 से भी करो तो वो कितनी बन जाएगी? मैडम मैं आपको बताती हूँ। 84। एक मिनट।
अगर हम 1 के हिसाब से करते हैं तो ये 70 बनती है, और 1.2 के हिसाब से करते हैं तो 84। सो जी द मैडम। बेसिक रूल इज के गो फॉर द मिनिमम डोज, सबसे लो डोज। अब इसमें ऑलरेडी शी इज ऑन 75। अब इसमें आप ऐड करोगे 70 एंड हाउ इट वुड कम आउट? मैडम इट विल बी 145। हाँ, इसमें हमने डोज इंक्रीज करनी है। दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन ऑफ द डोज, नॉट रीएडजस्टमेंट ऑफ द डोज। मतलब रीएडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आप नए सिरे से उसकी डोज कैलकुलेट कर दो। ये है इंक्रीज द डोज। ठीक है, ओके। उसको डोज को इंक्रीज करना है आपने। और यही जो है डोज जब इंक्रीज होती है, पेशेंट फर्ज किया हमारे पास आता 10 वीक्स पे, तो फिर हम उसकी डोज 25% के हिसाब से इंक्रीज करते हैं, जिसमें एक तरीका ये था कि 2 दिन उसको डबल कर दो, मतलब उसमें 25 माइक्रोग्राम ऐड कर दो। या फिर ये है कि उसको जो है वो रूटीन की मेडिसिन में, यानी हर रोज जो है वो उसको 25 माइक्रोग्राम जो है वो उसको ऐड कर दो। मतलब ये कि या तो 2 दिन जितनी डोज वो ले रही है डबल कर दो, यानी 70 ले रही थी तो उसको 140 कर दो 2 दिन के लिए, या जी फिर मैडम। 25 माइक्रोग्राम रोज ऐड कर दो। जी मैडम। ठीक है। और अब ये जो आई है हमारे पास कि 75 ये ऑलरेडी ले रही है, तो इसमें आपने इंक्रीज द डोज विद द लोएस्ट इफेक्टिव डोज। अब मैम ये डेफिनेटली 145 कैसे बनी है मैम? ये 145 ये कैसे बनी है देखो समझ? 75 ये पहले बनी, और 1 माइक्रोग्राम के हिसाब से ये जो है वो इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से, सॉरी माइक्रोग्राम, तो ये 70 बनी 145। मतलब मैडम हमने ये डोज इंक्रीज करनी होती है, ये नहीं है कि इंक्रीज करनी ये। होती है, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन ऑफ द डोज। ओके मैम। और ठीक मैडम है, अगर थर्ड। टाइट्रेशन का मतलब है कि ऑलरेडी एक चीज जा रही है, आप उसके ऊपर ऐड कर रहे हो। ओके मैडम, अगर ये पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है तो भी हम वेट के अकॉर्डिंग करें, फिर मतलब भी सेकंड। हमने देखो वेट, जितना वेट होता है, अब आप अगर इसको जरा गौर करो इसके वेट की अहमियत को, तो सब चीजें, आप जितनी ड्रग्स देते हो, अब ये जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं ये क्यों पेशेंट का वेट पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने एनेस्थीसिया ड्रग उस वेट के हिसाब से देनी होती है। जी मैडम। बीएमआई इज ऑन द प्री प्रेगनेंसी वेट। लेकिन जितना एक नेट इफेक्ट होता है बाय द फ्लूइड रिटेंशन और बॉडी फैट इंक्रीज करने से इन द प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें प्लेज इट्स रोल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। और आप एंटीबायोटिक देते हो, पेन किलर देते हो, आप जो भी चीज देते हो, दैट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। बच्चों में ओके भी मैडम। ऐसे ही होता है, इतने जी वजन मैडम। का बच्चा है तो उसको इतना दे, इतने वजन का बच्चा। होता ये है कि यूजुअली वी डोंट केयर फॉर दीज थिंग्स। अब अगर फर्ज किया पेशेंट 50 kg का है, तो उसको भी हम एंटीबायोटिक की डोज वही दे रहे होते हैं, और अगर 100 kg का है तो उसको भी एंटीबायोटिक की डोज वही दे रहे होते हैं। तो एक के लिए मे बी ओवरडोज हो जाए और दूसरे के लिए वो अंडर डोज हो जाए। तो दैट ठीक इज है। हाउ इट हैज टू बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ओके मैडम। ठीक है, तो इसको जो है वो इस तरह से बस करना है। और ये तो हो गया। ठीक है, आपने डोज इंक्रीज कर दी। जी और मैम। हम क्या करेंगे, अब इसकी मॉनिटरिंग भी करनी है कि हमने डोज बढ़ाई है तो क्या ये जी। वाकई उस लेवल तक जितने पे हम अचीव करना चाह रहे हैं। अब इन सेकेंड ट्राइमेस्टर द TSH रिक्वायर्ड TSH लेवल इज 3। और ख़ास तौर पे जब हम, बेसिकली एक जनरल रूल ये होता है कि जब एक हाइपोथायराइड पेशेंट थायरॉक्सिन पे चला जाता है, ये प्रेगनेंसी से हट के मैं बात कर रही हूँ, तो नॉर्मली इस आम पेशेंट में तो हम अपर लिमिट तक भी, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा उसमें अपर लिमिट तक भी एक नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है तो एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट पे चला गया फॉर सम रीजन, या अगर उसका लेवल उस अपर लेवल से बढ़ गया, कोई इनफर्टिलिटी है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, जिसमें ट्रीटमेंट इसी तरह से जरूरी होती है जैसे हम प्रेगनेंसी में दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में थायरॉक्सिन देने के बाद हमारा टारगेट ये होता है कि ये 2.5 से 2 से 2.5 तक हो जाए। और इसके अलावा और ये खास तौर पे इसमें जो है वो एक लिमिट होती है, ज्यादा से ज्यादा हम इसको 3 तक दे सकते हैं TSH के लेवल को। विदाउट ट्रीटमेंट अपर लिमिट इज एक्सेप्टेबल, विद ट्रीटमेंट इट हैज टू बी इन द मीडियम रेंज in ओके। out of pregnancy. In pregnancy, as a trimester specific range is changed due to dynamics of the pregnancy, और जो physiological changes उसकी सारी होती हैं।
ठीक है, तो इस वजह से उसकी रेंज चेंज हो जाती है। देन वी हैव टू एडजस्ट द डोज अकॉर्डिंग टू दैट रेंज, और उस रेंज तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा ड्रग चाहिए होती है। तो यही वजह है कि अगर पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है, स्पेशली इन द 5 to 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो स्ट्रेट अवे हम उसकी डोज डबल कर देते हैं। पेशेंट को हम ये बताते हैं कि ये अगर फर्ज किया वो ना पहुंच सके, मतलब अगली प्रेगनेंसी के वाले से हम उसको ये इंस्ट्रक्शन सारी दे रहे होते हैं, तो फिर उसने डोज को कैसे बढ़ाना। लेकिन डोज को बढ़ाने के बाद फिर उसका इफेक्ट भी हमने देखना होता है, क्योंकि हमने वो टारगेट अचीव किया या ना किया उसको हमें मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा। जी तो मैडम। पहली दफा जब हम टेस्ट करते हैं तो 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद फिर 4 to 6 वीकली। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें जो इसकी डोज ऑलमोस्ट डबल हो गई अब इसके भरने के बाद, तो इसको हम रीअसेस करेंगे आफ्टर another 2 weeks and then 6 to 8 वीकली। अगर पेशेंट वेल स्टेबलाइज्ड है, अगर ऑप्टिमाइज्ड है उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट प्रायर टू द 20 वीक जेस्टेशन, तो हमें इतनी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की जरूरत ही नहीं है। Till वी each नो, time. हाँ, we know that this dose is adequate to maintain the TSH level at a desired range। फिर हम उसका लेवल सिर्फ 28 वीक्स पे ही कराएंगे। ठीक है, ठीक ठीक क्योंकि है। इसमें देखो जेस्टेशन वाइज चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी, और उसमें आपका अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि आपने TSH इस लेवल तक रखना है, उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ओवरडोज भी कर देते हो, क्योंकि इसमें हमने उसको कम या ज्यादा, फिर हमने बेस्ड ऑन द इनिशियल रिजल्ट फिर हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसीलिए लोअस्ट डोज के पेशेंट टू पेशेंट बाज दफा रिस्पॉन्स भी फर्क होता है, और ये रिस्पॉन्स ओबेसिटी से भी फर्क पड़ जाता है इसका। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसको चेंज कर सकती हैं। अनीमिया स्टेटस है, ओबेसिटी है, ये सारी चीजें हैं, या ऑटो इम्यूनिटी है, या कोई और को एग्जिस्टेंट को मॉर्बिडिटी, तो उससे भी वो रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम इसकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करके उसको देखते हैं कि ये स्टेबलाइज हुआ या ना हुआ। स्टेबलाइज हो जाए तो फिर देन वी डोंट नीड टू गो फॉर द फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, देन वी हैव टू मेंटेन दैट डोज। ठीक है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया रिस्क, हमने उसकी मॉनिटरिंग अब ऑनवर्ड मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है, बाकी द रेस्ट ऑफ द एंटीनेटल केयर विल बी अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग ऑफ द एंटीसिपेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, एंटीसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन में अगेन प्री टर्म लेबर इसमें भी हो सकती है, हाइपो में भी, हाइपर में भी। और अगर हाइपर अगर फर्ज किया किसी वजह से, और ये भी के सिम्टम्स, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट की डोज को बढ़ाने के बाद उसको सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आना शुरू हो जाए। पेशेंट कहती है कि मुझे तो बहुत टैकीकार्डिया रहता है, देयर यू हैव टू रिव्यू इट, कि इसकी डोज को हम कम करें या क्या करें। एक तो होता है स्टैंडर्ड डोज, उस डोज को भी मजीद फिर हमें देखने की जरूरत होती है। ये चीजें आपको गाइडलाइन में शायद ना पता चले, उसमें तो एक डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड चीज दी होती है, लेकिन जो फाइन इसमें जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं उनको जानना जरूरी होता है। सो पेशेंट हैज टू बी, बिकॉज वंस द पेशेंट इज ऑन थायरॉक्सिन, तो उसका बाज दफा हाइपरथायरॉयडिज्म वाली स्टेट भी क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम यूजुअली उस रूल को फॉलो नहीं करते। अगर ये गाइडलाइन कहती है कि इसके हिसाब से आप बढ़ाओ क्योंकि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इट, लेकिन इसमें जो नॉर्मली जो होता है हम उसको स्लोली बढ़ा रहे होते हैं, अनलेस द पेशेंट इज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें हमें थोड़ा सा फास्ट कंट्रोल चाहिए होता है और थोड़ा सा टाइट कंट्रोल चाहिए होता है। वहां पे हमें थोड़ा सा डोज को ओवरडोज करके देना पड़ता है, ताकि वो जो क्रूशियल टाइम पीरियड है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट का वो पास हो जाए एटलीस्ट, और 10 वीक से पहले पहले ये चीज मैनेज हो जाए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हुए ग्रेजुअली यू कैन मॉनिटर। ठीक है, मैम फ्रीक्वेंट लेकिन मॉनिटरिंग 2 वीक ही एग्जाम कराएंगे? में देखो, एग्जाम में ऑलवेज टॉक अबाउट द गाइडलाइंस। ठीक है, उससे हट के आप, क्योंकि उससे हट के जो चीजें होती हैं ना, वो उनकी जस्टिफिकेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन यू कैन जस्टिफाई ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है,
मैम फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग 2 वीकली है या अकॉर्डिंग टू जो नहीं, लेवल 2 आएंगे वीकली उसके नहीं है, हिसाब से होगी? 2 वीकली नहीं, 2 वीकली देखो, जस्ट फॉर वन टाइम 2 वीक्स के बाद, यानी जब आपने डोज टाइट्रेशन की या आपने एक डोज स्टार्ट की, नए न्यू onset hypothyroidism in this patient, supposedly she complains of excessive fatigability or constipation and the weight gain. ये सब चीजें which are typical symptoms of hypothyroidism, and she comes to you with these complaints, and on initial investigation you find out that she is grossly hypothyroid, overt hypothyroidism है, then you have to start the treatment, और उस ट्रीटमेंट के मुताबिक फिर आपने उसको रिव्यू करना है आफ्टर 2 वीक्स। उसके बाद आप उसको 4 to 6 वीकली आप उसको, बल्कि 6 to 8 वीकली भी आप उसको कर सकते हो, बेस्ड ऑन द रिजल्ट आफ्टर द 2 वीक्स। जो आपने उसका 2 वीक के बाद असेस किया, उससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि अब TSH लेवल या T4 लेवल जो हैं वो कितने हैं। उसके हिसाब से फिर आप उसकी फर्दर मॉनिटरिंग जो है वो डिसाइड कर सकते हो। बट द मैम पेशेंट, मैं इस हाँ जी, पेशेंट को पूछ रही थी, ये जो इसके जो इसी बढ़े की हुए मैं लेवल बात आए कर थे रही हूँ ना, ना। ये जो अच्छा ट्वेंटी ठीक है। टू वीक्स के। तो इसमें आपने अब डोज इंक्रीज की, पहला लेवल कर लो 2 हफ्ते के बाद, और उसके बाद अगर वो लेवल ठीक है तो फिर 6 to 8 वीकली करो। फिर उसमें हर दफा 2 हफ्ते के बाद वाली जरूरत नहीं होती। थैंक यू। ठीक है, इज इट क्लियर? जी मैडम। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी, तो ये तो मेरा ख्याल है वी हैव डन विद दिस केस, कि इसमें फिर आपने इसी तरह से एंटीनेटल केयर, उसको एंटीसिपेशन, फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग अब करते जाओगे, ये सब चीज़ें आपने करनी है। और इसके अलावा अब ये जो अगर फर्ज किया TPU एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो क्या ये क्रॉस करेंगी प्लेसेंटा को? जी मैडम कर सकती है। तो ये बच्चे में क्या मसला करेंगी? बच्चे मैडम में कोई टी मसला कर सकती हैं? मैडम बच्चे में जो है वो फाइव नहीं, मैडम यूजुअली कर नहीं करती, यूजुअली नहीं करती। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं चौथे केस की तरफ। इफ वी हैव डन विद दिस केस, एंड आई होप कि वो हमने कर लिया कंप्लीट, तो अब फोर्थ केस क्या होगा? मैडम मेरे पास तो यही थे, अब आपके पास है तो। अच्छा, तो हम फिर ऐसा पेशेंट डिस्कस कर लेते हैं जो इनफर्टिलिटी के साथ आपके पास आया, या ठीक है मैडम। एक इनफर्टिलिटी वाला भी हो सकता है या फिर रिकरेंट एबॉर्शन वाला भी हो सकता है। पेशेंट एक ऐसी है जो रिकरेंट एबॉर्शन, 3 एबॉर्शन उसकी हो गई, एंड दैट आर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस, नो ऑब्वियस कोमॉर्बिडिटी, कोई वो डिनाइज एनी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कुछ और, थायराइड के भी सिम्टम्स नहीं हैं, फैमिली हिस्ट्री भी इज नेगेटिव। बट व्हेन वी स्क्रीन हर फॉर एज पर थायराइड प्रोफाइल, अमूमन हम पहले सिम्टम्स पे जाया करते थे कि सिम्टम बेस हम थायराइड स्क्रीनिंग करें या बाकी ये हार्मोन, बट इन मैनी केसेस द पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक, स्पेसिफिकली इन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे हम कहते हैं कि सब क्लिनिकल वो होता है जो कि अपर नॉर्मल रेंज से लेके 10 तक होता है, तो वो सब क्लिनिकल कहलाता है। तो लेकिन अब इसमें इनफर्टिलिटी में इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फर्टिलिटी, और इवन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कैन अफेक्ट इन द पेशेंट मोस्टली विल बी एसिम्टोमेटिक। तो जब हम उसका जब उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं, तो उसमें शी इज फाउंड टू बी हाइपोथायराइड, या इस सिनेरियो को हम ऐसे कर सकते हैं कि TSH इसका 10 आ गया, और लेकिन इसका T4 नॉर्मल है, शी हैज सो फार कॉम्पनसेटेड हाइपोथायराइडिज्म। कॉम्पनसेटेड होता है जिसमें उसके एंड जो सारे फ्री T3 T4 सारे नॉर्मल है, यानी वो काम चल रहा है उसका बाय इंक्रीजिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी? मैडम हम फर्स्ट पेशेंट से जो है वो हिस्ट्री लेंगे, या उनके जो मिसकैरेजेस की, उनके कौन से जेस्टेशन पे मिसकैरेजेस हुए थे और उनका आउटकम क्या था। इसमें और इसमें हम इसको थोड़ा सा जस्ट एज अ शॉर्ट केस करते हैं कि इसमें हमने हाइपोथायराइड, अब सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड हो गया क्योंकि 10 उसका आ गया,
और है। अब जो 10 पे उसकी शी हैज फेल्ड ओवुलेशन इंडक्शन एज वेल, नो प्रॉब्लम इन ट्यूबल पेटेंसी, नो प्रॉब्लम इन हस्बैंड सीमन एनालिसिस, फॉलिकुलर में थोड़ा सा सब ऑप्टिमल साइज उसका होता है, एंड दो पीरियड आर रेगुलर अदरवाइज। तो इसमें हमने जो डिटेक्ट किया वो स्वीयर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। जी मैडम। तो इस सूरत में हमारी मैनेजमेंट क्या होगी, बाकी मैडम लीविंग असाइड द हिस्ट्री एंड इन्वेस्ट वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और ये सारा कुछ। मैडम हम इसमें थायरॉक्सिन जो है वो स्टार्ट करवाएंगे नहीं, इन इसमें पहले आप टीपीओ करवाओगे, एंटीबॉडीज करवाओगे। मैडम TSH 10 पे भी। इस पे भी, यस, इस पे भी आखिर उसका टीएसएच जो थायराइड फंक्शन उसका डिसफंक्शन है, क्योंकि अब इसके आगे ओवर्ट में तब्दील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। ठीक है, क्योंकि अब ये पेशेंट, शी इज मैरिड फॉर द लास्ट 3 years एंड द 3 abortions, रिकरेंट abortions इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एसिम्टोमेटिक, लेकिन अब ये हो गया। तो एक रिस्क फैक्टर फॉर कन्वर्शन ऑफ द सब क्लिनिकल टू ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म इज रेज्ड TSH, यानी ये मैक्सिमम अपर लिमिट है ऑफ डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की। तो इसमें इसके कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, बट व्हाई एट द यंग एज शी हैज दिस हाइपोथायराइडिज्म, चाहे वो सब क्लिनिकल ही हो। तो ऐसी सूरत में हमें टीपीओ एंटीबॉडीज करवानी पड़ती हैं, क्योंकि उस सूरत में इसके ओवर्ट में कन्वर्ट होने के, यानी उसकी मजीद कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। बट बिफोर द नेक्स्ट कंसेप्शन आपने उसको नीचे बेस लाइन पे लेके आना है। बेस लाइन का मतलब ये है कि इसमें आप इसको, आपकी जो एम इसमें ये भी होता है कि बिफोर 3 months बिफोर द कंसेप्शन ट्राई टू रिड्यूस या टू मिनिमाइज द TSH लेवल्स अप टू 2.5 in the preconception time period, 3 months before the next conception, planned conception। और वो खुद से तो नहीं हो जाएगा, वो तो थायरॉक्सिन आप स्टार्ट करोगे तो होगा। TPO एंटीबॉडीज तो करवाएंगे लेकिन थायरॉक्सिन भी स्टार्ट करवा देंगे। बिल्कुल करवाएंगे, वो हम साथ शुरू करवा देंगे। ठीक है, तो इसमें तो ये हो जाएगा। अब एक और पेशेंट है जो कि डिलीवरी के बाद, मतलब इसमें बेसिकली ये है कि अब इसमें थोड़ा सा सिनेरियो ये भी हो जाता है पोस्टमार्टम, खैर वो भी एक अपना एक वो एक एंटिटी है। लेकिन ये कि जिस पेशेंट को फर्ज किया, इसी पेशेंट को, ये जो हम इनफर्टिलिटी वाली डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने थायरॉक्सिन शुरू कर दी, फिर वो कंसीव की, फिर वो डिलीवर हो गई, और प्रेगनेंसी में उसने डोज बढ़ा भी दी। तो अब इसका क्या करोगे आफ्टर शी डिलीवर्स? यही वाली, ये जो है पेशेंट, ये जिसके हम इनफर्टिलिटी और एबॉर्शन 3 की बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दी, ऑप्टिमाइज हो गया TSH, हमने प्रेगनेंसी में इसकी डोज और बढ़ा दी क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिर हमने इसको ऑप्टिमाइज TSH को कर लिया टू द रिक्वायर्ड लेवल, और फिर ये डिलीवर हो जाती है। डिलीवरी के बाद इसकी इस डोज को हम क्या करेंगे? मैडम इसमें ये है कि हमारी TPO एंटीबॉडीज पे डिपेंड करता है कि TPO एंटीबॉडीज पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। हम्म, अगर तो इसके पॉजिटिव थी। मुताबिक तो हमने देखो 3 महीने प्रेगनेंसी से पहले, फिर पूरी प्रेगनेंसी में हमने इसको ऑप्टिमाइज कर लिया। हाँ जी मैडम हम आई फिर अब मीन आई मीन व्हाट यू विल डू, हमने प्रेगनेंसी में उसकी प्री कंसेप्शन डोज को बढ़ा दिया था, क्या हम उस बढ़ी हुई डोज को जारी रखेंगे या उसको फिर दोबारा प्री प्रेगनेंसी के लेवल पे ले मैडम आएंगे? प्री प्रेगनेंसी पे हम लेके आएंगे। यस, प्री प्रेग्नेंट, क्योंकि ये ऐसी सिनेरियो है जैसे हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करते हैं, मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, फिर हम उसको इवन स्टॉप भी कर देते हैं, लेकिन अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन है तो उसमें हमें दवाइयां जारी रखनी पड़ती हैं। तो इसमें हम प्री प्रेगनेंसी वाली जो डोज है वो उस पे हम वापस आ जाएंगे विद इन 2 weeks ऑफ द बर्थ। अब अगर फर्ज किया इस पेशेंट को हमने स्टार्ट ही प्रेगनेंसी के दौरान में की, जैसे ये 22 वीक्स वाली तो खैर नॉन थी, लेकिन 22 वीक्स वाली आती है और उसका पहली दफ़ा डायग्नोज होता है और हम उसको पहली दफ़ा थायरॉक्सिन शुरू करते हैं, उस पर ऑप्टिमाइज हो जाती है। डिलीवरी के बाद इसका क्या करेंगे? मैडम हम जो है वो अकॉर्डिंग टू वेट इनकी डोज जो है वो एडजस्ट कर देंगे। नहीं, क्या हम जारी रखेंगे इसकी डोज को? नहीं, अ, हम इसकी डोज को स्टॉप कर देंगे बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग इट प्री कंसेप्शन।
rather started it in the pregnancy. ठीक है ना, चाहे वो अब इसको जो है वो हम स्टॉप तो करेंगे, लेकिन अब इसमें चूंकि ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म अगर हमने डायग्नोस किया है तो मे बी शी नीड्स द मेडिसिन इन अ लोअर डोज, लेकिन वो लोअर डोज हमें पता नहीं है कि कितनी है, क्योंकि इसकी प्री कंसेप्शन टाइम पीरियड से ये नहीं ले रही। तो इसको हम जो है हमें इसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, सब क्लिनिकल अगर था तो सब क्लिनिकल में अगर हमें देना पड़ा, यानी 10 से नीचे नीचे था और उसके ऊपर हमने स्टार्ट की, तो उसको स्टॉप करेंगे। अगर वो TSH जो है वो 10 से ऊपर था एनी रीडिंग और हमने उसको स्टार्ट की, तो डेफिनेटली वी हैव टू रिड्यूस द डोज, लेकिन उसको उसकी डोज को हम तकरीबन हाफ पे ले जाएंगे और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करके हम देखेंगे कि इस पे TSH एडजस्ट होता है या नहीं होता। मैडम मुझे ये वाली बात नहीं समझ लगी, अगर प्रेगनेंसी में पेशेंट का TSH आपने क्या कहा कि अगर 10 होगा इनिशियल नहीं, इसमें क्या? देखो, इसको सपोज ये पेशेंट आती है हमारे पास 22 हफ्ते पे, इसका हमें सिर्फ जनरलाइज फटीगेबिलिटी और ये साइन सिम्टम्स उसके हैं, उस पे हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाए तो इसका TSH आ गया 10, 9 या 10 आ रिकरेंट गया। मिसकैरेजेस नहीं है? नहीं, अब हम दूसरा अच्छा, सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं ठीक ना, है, रिकरेंट ठीक है। मिसकैरेज वाला तो कंक्लूड हो गया, ओके, ओके, ठीक है ओके, ना, वो ओके। कंक्लूड हो गया। अब ये हम 22 हफ्ते वाली यही जो नॉन हाइपरथायराइडिज्म थी, अब हम इसका इंसिडेंटल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अब ओके, प्रेगनेंसी के दौरान में डायग्नोस किया और इसका 22 हफ्ते पे है, हमने डायग्नोस किया कि ये हाइपोथायराइड जो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है और उसका TSH लेवल काफी ज्यादा रेज्ड है, यानी 10 तक, ओके, अपर लिमिट ऑफ सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। हमने डेफिनेटली इस पे ट्रीटमेंट करनी है, ATPO पॉजिटिव या नेगेटिव वॉट एवर, दोनों सूरतों में हमने करनी है। तो वो जो ट्रीटमेंट है जो हमने सब क्लिनिकल के लिए की, वो हम डिलीवरी के बाद उसको बंद कर देंगे, बट नॉट इन द केस ऑफ ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म। ओके। यानी अगर वो ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म था, TSH ज्यादा था, बाद दफा ये 26, 23, 28, 30 तक भी आ जाता, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली बाय स्टॉपिंग द ड्रग वॉन्ट सॉल्व द सोल्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसी सूरत में हम उसकी डोज को हाफ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको हम टाइट्रेशन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑफ द TSH हम इसको एडजस्ट करेंगे, डोज को एडजस्ट करेंगे। ओके। ठीक है, तो इसमें दोनों सूरतों में, सब क्लिनिकल में और जैसे ओवर्ट मैम में, जिस प्री स्टेज में हम कंसेप्शन अगर में स्टॉप और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की सूरत में, हर चीज में इसका जो है वो उसके डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये अब हो गया। अब हम आते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस की तरफ। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस बेसिकली ये एंटिटी वो है जो कि हाइपरथायराइडिज्म के साथ डिस्कस करने वाली है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, यूजुअली इट कैन बी, और ऑटो इम्यून प्रोसेस के नतीजे में भी हो सकता है। और इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं कि इनिशियल इसका जो है वो जो है वो इसका एक्टिवेशन होती है थायराइड ग्लैंड की, तो हाइपरथायराइडिज्म वाली स्टेट होती है। उसके बाद ये हाइपोथायराइड में जाता है और अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स टू यूथायराइड स्टेट। लेकिन इसमें से कुछ 10% हैं जो परमानेंटली हाइपोथायराइड रह जाते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी उस तरह से जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही देने पड़ते हैं और सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन के हिसाब से भी, क्योंकि ये एक सेल्फ रिजॉल्विंग सोल्यूशन वो है, सिचुएशन है। तो इसमें इसने नेचुरली अपना कोर्स लेके, और इसका कोर्स अमूमन होता है तकरीबन 6 महीने तक, तो इसने अपना नेचुरली एक कोर्स लेके तो फिर उसके बाद स्टेबलाइज होना होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर आप एंटी थायराइड ड्रग शुरू करोगे तो उसके बाद तो अगला फेज वैसे ही हाइपोथायराइड वाला है, सो द सिचुएशन कैन बी एग्रेवेटेड। अलबत्ता सिम्टम्स को, जैसे टैकीकार्डिया है, आप उसको बीटा ब्लॉकर के साथ मैनेज कर रहे हो और ये सारी चीजें हो सकती हैं। और उसके अलावा फिर आपने इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है 6 to 8 वीकली, ताकि इसके आप TSH लेवल्स जो हैं वो आप देखते जाओ, क्योंकि जब ये हाइपोथायराइड स्टेट में जाएगा स्टिल शी विल नॉट नीड एनी ड्रग, क्योंकि अगेन इसने यूथायराइड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना है अल्टीमेटली, बट यू हैव टू डिटेक्ट दोज 10% केसेस जो कि अल्टीमेटली हाइपोथायराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, and those 10% of the patients will need
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, थायरॉक्सिन। तो इसलिए, और बाद दफा ऐसे भी होता है कि एक हाइपोथायरॉयड स्टेट भी इवन जो है वो उसमें टेम्परेरीली मैनेज हम करते हैं, मे बी एन ईयर और सो, और उसके बाद अल्टीमेटली ज़ाहिर हम साथ साथ उसके वो कर रहे होते हैं, एंड द पेशेंट हु इज ऑन थायरॉक्सिन स्टार्ट्स गेटिंग द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उसमें जो है वो फिर अल्टीमेटली हमें उसकी ट्रीटमेंट को स्टॉप करना पड़ता है। बट दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल विद द सेगमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगले क्लास हम हाइपरथायरॉयडिज्म पे ले लेंगे ताकि ये एक जो है वो कंप्लीट हो जाए टॉपिक पे। और इसमें कोई सिनेरियो तो नहीं है जो आप डिस्कस करना चाहो? प्री कंसेप्शन हमने कर लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कर लिया, सेकंड ट्राइमेस्टर कर लिया, व्हाट एल्स? अब इसमें बार दफा ऐसे भी होता है कि जैसे बहुत सीवियर नौसिया वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आता है और उसमें हम रूटीन में थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा रहे होते हैं। रूटीन में जो थायराइड फंक्शन होते हैं हो सकता है कि वो TSH ठीक आए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेगनेंसी एट दैट टाइम पीरियड, लेकिन T4 लेवल रेज्ड आ जाए। अपर नॉर्मल रेंज इज एक्सेप्टेबल फॉर T4 क्योंकि HCG ही वो नाजिया वॉमिटिंग भी कर रहा है और HCG ही T4 को भी, फ्री T4 को भी बढ़ा रहा है। तो वुड यू गिव हर ट्रीटमेंट फॉर दिस जेस्टेशनल हाइपरथायरॉयडिज्म? मैडम नहीं, ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे हम हाँ, इसको। ट्रीटमेंट नहीं देंगे, बट वी वुड जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि ये भी अगेन सेल्फ रिजॉल्विंग है। जी अब एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें पेशेंट का TSH तो ठीक है और जो T4 लेवल हैं वो उसके कम आते हैं, फिर आप क्या करोगे? मैडम, फ्री T4 कम आ रहे हैं। T4 कम आ रहा है। हम तो फ्री T4 पे ही ज्यादा रिलाई करते हैं ना, क्योंकि जो उसकी एक्चुअल जो सिचुएशन है वो उसी से पता चलती है। मैडम, आप पेशेंट प्रेग्नेंट है? हाँ, पेशेंट प्रेग्नेंट है। मैडम, तो हम फ्री T4 पेशेंट, करवाएंगे। हाँ हम फ्री T4 करवाएंगे। ठीक है, T3 नॉर्मल है, T4 कम है। फ्री T4 भी कम है। हम्म, T4 कम है, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी TSH तो ठीक है और T4 कम है। T4 कम क्यों हो गया? मे बी आयोडीन डेफिशिएंसी हो, मे बी पिट्यूटरी लेवल पे उस हाइपोथायरॉयड स्टेट को हाइपोथायरॉक्सिनीमिया को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो पिट्यूटरी, ठीक है। यूजुअली इस पे चूंकि TSH लेवल ठीक है एज पर प्रेगनेंसी रेंज, और इसमें T4 अब इसमें T4 कम होने का भी एक ये है कि उसमें जो मीडियन लेवल है, अपर रेंज एक है सबसे लोएस्ट रेंज, सबसे नीचे वाली, एक है बिल्कुल दरमियान में मीडियन रेंज, एक है जो उसकी अपर लिमिट है। ये एक रेंज की तीन डेफिनेशंस होती हैं। अब तो अगर T4 उसकी मीडियन रेंज से ऊपर में आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में T4 जो है वो अपर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए और TSH लोअर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ना जरा इस पे जरा गौर करना पड़ेगा आपको। TSH की रेंज है फर्ज किया 0.1 से लेके जो है वो 4 तक, तो TSH को 2 to 2.5 होना चाहिए, यानी मीडियन रेंज में होना चाहिए, नॉट नियर टू द अपर रेंज। और इसी तरह से T4 जो है उसका सपोज जो है वो 0.3 से लेके ऊपर 8 तक आ जाता है, तो उसको अपर नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, यानी 7-8 के करीब होना चाहिए। तो ये इस तरह से रेशो जो है वो फर्क होती है। और इसी तरह से हाइपरथायरॉयड की भी इसी तरह से स्टेट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें अगर फर्ज किया ये लेस देन 50%, लेस देन मीडियन रेंज से भी नीचे अगर जाता है तो फिर हो, और पेशेंट सिम्टोमेटिक भी हो, तो फिर आपको थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये मीडियन रेंज से ऊपर है, TSH ठीक है, तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें पिट्यूटरी को भी रूल आउट कर लो कि ऐसा तो नहीं है कि उसके थायराइड ड्रॉप्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिव ना हो टू द लोअर लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, बिकॉज इट्स ऑलवेज द नेगेटिव फीडबैक।
एक हार्मोन है जिसके लेवल ब्लड में कम हो गए, तो उसने इनिशिएट करना है रिलीज ऑफ इट्स ट्रिगर हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि एक्चुअली जो कि टारगेट ग्लैंड्स होते हैं, यानी जहां से उसने अल्टीमेटली उस हार्मोन ने रिलीज होना है। तो उनके ट्रिगर हार्मोन्स विच आर यूजुअली इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो तो अगर मैडम वो उसके नहीं है तो कौन फिर सा वो भी। टेस्ट करवाएंगे? हम्म फिर पिट्यूटरी को देखने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे? देखो, उसमें तो फिर आप थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कराओगे, और ओके। उसमें हाँ वो वाले आप फिर आप करवा सकते हो, और उसमें स्टिमुलस दे के भी देख सकते हो कि कितना को रिलीज होता है इसके स्टिमुलस के नतीजे में। ठीक है, तो ये बेसिकली फिर न्यूरोलॉजी और वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का की मैनेजमेंट जो है वो तो आपने हर एक में बोलनी ही है। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वगैरह ये सारे फिर इन लेज ऑन विद द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट भी होगा ये सारा कुछ। ठीक है, चलो मेरा ख्याल है हमने ज्यादातर सारे केसेस तो डिस्कस कर ही लिए जो एक। मैडम एक बात क्लियर कर दें कि अब आपने जिसमें कहा T4 कम हो गया था, अभी आपने जो सिनेरियो डिस्कस किया है, तो हाँ, उसमें हम अब जैसे आपने कहा वो ज्यादा कम हो गया था, तो मेडिसिन हम फिर स्टार्ट करेंगे उसमें? फिर हम कर देंगे, क्योंकि अब T4 अल्टीमेटली देखो, TSH तो टारगेट सारे सेल्स को नहीं जाके काम कर रहा ना, TSH तो सिर्फ थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा है। तो TSH का रोल वहां तक है कि उसने थायरोक्सिन को रिलीज करना है थायराइड ग्लैंड से। जो काम है असल में वो तो करना है T4 ने, जो कि उसके टोटल थायरोक्सिन लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है, विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव, बायो एक्टिव जो फॉर्म है फ्री की। क्योंकि अब ये जो T4 है इसने आगे कन्वर्ट होना है T3 में, और फिर उसने मसल्स, बोन्स, लिवर, हर चीज पे, बल्कि थायरोक्सिन तो हमारे हर हर सेल्स में है, क्योंकि एनर्जी हाउस हमारे चलते ही उसी के साथ है। हर सेल का जो एनर्जी स्टोर है, एटीपी कन्वर्शन, एडीपी, ये सब चीजें बेस्ड ऑन थायरोक्सिन। तो अल्टीमेटली जो मेन हार्मोन है वो तो T4 है। ठीक है, ठीक है मैडम। T4 ही अगर इतना कम है कि वो बॉडी फंक्शनिंग में, और जाहिर है डेफिनेटली उससे प्रेगनेंसी बहुत अफेक्ट होगी, चाहे TSH लेवल नॉर्मल भी है। तो अगर उसका वो मीडियन लेवल से भी नीचे निकल गया, हो गया, और उसमें डेफिनेटली पेशेंट सिम्टोमेटिक जरूर होगा, क्योंकि ठीक है सब मैडम। क्लिनिकल क्या होता है, सब क्लिनिकल में यही होता है कि थायरोक्सिन लेवल ठीक होते हैं, T4 ठीक होता है, तो इस वजह से पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे होते, क्योंकि सेल्स का काम चल रहा है, बॉडी का काम चल रहा है, एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। बस ये है कि थायराइड हार्मोन को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि वो TSH बनाए जा रहे हैं ताकि थायराइड किसी तरह काम करता रहे, ठीक। और थायरोक्सिन बन रही है बॉडी में, एडिक्वेट बन रही है। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। चलें जी। अब और तो मेरा ख्याल अब नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वी विल कवर द होल टॉपिक, और उसमें हम हाइपरथायरॉयडिज्म को डिस्कस करेंगे। बट ओके मैडम। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ मोर कॉमन सिनेरियो इन द जनरल पॉपुलेशन। तकरीबन 10% तक इसकी प्रेवलेंस होती है, और इसकी इसकी अहमियत सिर्फ प्रेगनेंसी में तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फिर आप टू वे इफेक्ट्स होते हैं, फीटल के ऊपर भी इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी, इसमें इवन सब क्लिनिकल का भी रोल है। तो जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है वहां पे जरूर ये करवा लिया करें, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जिसमें और कोई वजह नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैम चलें जी। TPO, जी, इनफर्टिलिटी वाले में TPO करवा लें या थायराइड फंक्शन टेस्ट पूरा? नहीं, पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, और अगर उसमें सब क्लिनिकल आता है या हाइपोथायरॉयडिज्म आता है तो उसकी फिर वजह तो देखनी है ना, ऑटो इम्यूनिटी है या वैसे ही है, तो उसमें फिर आप बाद में TPO करवाती हो। TPO नॉट एज एन फर्स्ट ऑप्शन, नॉट एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, एंड नॉट अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन एज वेल। ठीक है, चलो जी, ठीक है, अब हम क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। थैंक यू मैडम। ओके।